तो कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है वो है रक्त का थक्का जमना। हम लोग कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं वो भी क्लियर कर लीजिए। हम लोग 7 चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, है ना, और उसका ये सेकंड पार्ट है लगभग, है ना। तो हम लोग चलते हैं, सेकंड की थर्ड है आप लोग जानिए, है ना। चलिए हम लोग चलते हैं, रक्त का थक्का जमना में क्या है क्लियर कर लेते हैं। तो रक्त का तरल स्वरूप से आपको ये बात क्लियर होगी कि जो रक्त होती है वो एकदम द्रव रूप में होती है ना। मनुष्य के शरीर में जो रक्त है वो द्रव रूप में होती है, द्रव की तरह ना, द्रव ने होते इसलिए बोल रहा हूँ, द्रव की तरह। तो वो जब थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाती है, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रक्त का थक्का जमना। और वो कब होती है, जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है और रक्त बाहर निकलता है ना, वायु के संपर्क में आती है, तभी रक्त का क्या बनता है, थक्का जमता है, ताकि आगे और रक्त ना निकल सके बॉडी से, है ना। तो रक्त का थक्का जमना देखिए कि रक्त का तरल स्वरूप से जेली स्वरूप में बदल जाने की, जेली स्वरूप, है ना, जेली स्वरूप में बदल जाने की प्रक्रिया या क्रिया रक्त का थक्का बनना कहलाता है, ठीक है ना। मतलब जो नॉर्मल द्रव रूप में था वो थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाती है, तो रक्त का थक्का जमना कहेंगे उसको, है ना। तो रक्त के थक्का बनने की क्रिया निम्न के 3 चरणों में पूर्ण होती है। तो चरण से पहले मैं आपको स्टेप बता देता हूँ किस तरह से स्टेप होती है उसको। तो स्टेप में देखिए एकदम सिंपल समझ जाएंगे आप लोग, है ना। तो नया नया नाम सुनने को मिलेगा, अभी डिक्लेयर कर लीजिए, है ना। तो सबसे पहले किसी व्यक्ति को चोट लगती है। अब चोट तो ऐसे अपने आप नहीं लगता है भाई, जो थोड़ा उदंड किस्म के हैं, है ना, उसी को जल्दी चोट लग जाती है। जैसे कि हाँ ओके छोड़ो उसको। तो हम लोग अभी चोट लगना में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले चोट लग गई, चोट लगने के पश्चात निकलता है रक्त का बाहर निकलना। तो रक्त बाहर निकलती है, यदि क्लियर कर लेते हैं, स्टेप बता रहा हूँ ना मैं, ठीक है। अब रक्त बाहर निकलती है तो रक्त में होता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। और वो जो रक्त में जो थ्रोम्बोसाइट्स है वो वायु के संपर्क में आती है, वायु के संपर्क में आती है और टूटने लग जाती है, और जिसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के निकलते हैं, रसायन निकलते हैं। क्लियर कर हो रही है पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में देखिए कि प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का बनना, जो थ्रोम्बोसाइट्स है वो निकलती है बाहर, है ना, क्योंकि बॉडी से रक्त बाहर निकलता है तो थ्रोम्बोसाइट्स, क्योंकि रक्त में थ्रोम्बोसाइट्स होती है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के रसायन निकलते हैं। और सबसे पहले क्या बनता है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, क्या बनती है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन बनती है, ठीक है। अब प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाती है तब क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन है वो क्या करती है, कैल्शियम आयन से क्रिया, सी है, क्योंकि हमारे शरीर में रक्त में कैल्शियम होती है, ठीक है। अब क्या होता है, उनसे क्रिया करती है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन है और बना देती है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनाती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, मतलब इसमें क्या प्रो निकल जाता है, ठीक है, तो वो बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। स्टेप नंबर 2, पहला स्टेप में क्या हुआ था, थ्रोम्बोसाइट्स का टूटना। दूसरे स्टेप में प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का बनना, ठीक है, सॉरी ये थर्ड स्टेप है, ठीक है। दूसरे स्टेप में प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का बनना, तीसरे स्टेप में थ्रोम्बोप्लास्टिन का बनना, है ना। तो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन है वो रक्त की कैल्शियम से साथ क्रिया करती है और क्या बनाती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है, प्रो नहीं बनाती, प्रो को हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन बन गई। अब जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, सॉरी प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल गई, तो अब जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कैल्शियम एवं ट्रिप्टेन प्रकीर्णों की आपसी क्रियाशीलता के फलस्वरूप क्या बनाता है उसको लिखना है ना। तो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कैल्शियम आयन और ट्रिप्टेन प्रकीर्णों से आपसी क्रिया करती है, जिसके फलस्वरूप एंटीप्रोथ्राम्बिन बनाती है। क्या बनाती है, एंटीप्रोथ्राम्बिन, ठीक है। अब सॉरी एंटीप्रोथ्राम्बिन बनाते नहीं है, एंटीप्रोथ्राम्बिन का निष्क्रिय होता है, मतलब क्या होता है कि इसके बीच ना जो एंटीप्रोथ्राम्बिन है वो बन जाए रहती है ना, तो उसका होता है निष्क्रियण। मतलब जैसे कि प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन था वो थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदला, उसी तरह एंटीप्रोथ्राम्बिन जब निष्क्रिय होती है ना तब वो बन जाती है सक्रिय प्रोथ्राम्बिन। क्या बन जाती है, सक्रिय प्रोथ्राम्बिन, अर्थात एंटीप्रोथ्राम्बिन का निष्क्रिय होना, जिसके फलस्वरूप वहाँ बनती है निष्क्रिय प्रोथ्राम्बिन का सक्रिय थ्राम्बिन में बदलना। मतलब एंटीप्रोथ्राम्बिन है, क्या है अपने पास है, एंटीप्रोथ्राम्बिन निष्क्रिय होती है ना, तो हमारे पास क्या बचता है, प्रोथ्राम्बिन बनता है। क्या बचता है, प्रोथ्राम्बिन। जो प्रोथ्राम्बिन है
वो निष्क्रिय रहता है। क्या रहता है? निष्क्रिय रहता है। तो प्रोथाम्बरिन है वो निष्क्रिय रहता है। तो जब वह थाम्बरिन में बदल जाती है, किसमें बदल जाती है? थाम्बरिन अर्थात प्रो हट जाती है, तब वो क्या बोलते हैं? सक्रिय हो जाती है। क्या हो जाती है? सक्रिय। तो एंटी प्रोथाम्बरिन का निष्क्रिय होना, ये क्लियर एक लाइन हो गया। दूसरा यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? प्रोथाम्बरिन बचा। तो निष्क्रिय प्रोथाम्बरिन का एंटी प्रोथाम्बरिन निष्क्रिय हो गया ना, तो एंटी प्रोथाम्बरिन के साथ ये प्रोथाम्बरिन भी क्या है? निष्क्रिय है। तो निष्क्रिय प्रोथाम्बरिन का किसने बदलना? थाम्बरिन ने बदलना। इसको रिपीट करके सुनिएगा, ठीक है। अब थाम्बरिन बन गई हमारे पास। तो थाम्बरिन क्या करता है कि थाम्बरिन और फाइब्रिनोजन क्रिया करता है। थाम्बरिन बन गया ना ऊपर से, और क्या है हमारे पास? फाइब्रिनोजन, ये क्रिया करता है और फाइब्रिन तंतु का निर्माण करता है। और फाइब्रिन तंतु का निर्माण करता है तो फाइब्रिन तंतु के बाद फाइब्रिन जाल का निर्माण होता है। फाइब्रिन तंतु के बाद फाइब्रिन जाल का निर्माण होता है, और फाइब्रिन जाल में रक्त कणिकाएं फंसती है। जो फाइब्रिन जाल बन जाती है उसमें कौन फंसती है? जो रक्त निकलता है, ब्लड निकलती है, उसकी कणिकाएं हैं, रक्त कणिकाएं हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रुधिर कणिकाएं होती है ना, वो कणिकाएं फंसती है, जिसके फलस्वरूप रक्त का क्या बन जाता है? थक्का बन जाता है। क्या बन जाता है? थक्का जम जाती है। ये तो हो गई स्टेप। अब हम लोग चलते हैं उसके क्रिया में, ठीक है। तो ये हो गया रक्त का थक्का जमना। अब फर्स्ट स्टेप में चलते हैं। देखिए, इसलिए मैंने पहले आपको नाम बता रखी है क्योंकि आप कन्फ्यूजन हो जाए करके, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में चलते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि रक्त में प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, अभी मैं प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन बताया था मैंने, तो रक्त में प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन है, वहाँ कैल्शियम आयन से क्रिया करता है, और कैल्शियम आयन से क्रिया करता है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक लाइपोप्रोटीन बना देता है। यही देखिए, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन बताया था ना मैं, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कैल्शियम आयन से क्रिया करता है पहले स्टेप में, क्योंकि बीच के स्टेप बताया जाता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन से क्रिया करता है और थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा स्टेप क्या है कि हमारे पास है थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्योंकि प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन क्या बनाया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वह फिर एक बार कैल्शियम आयन से क्रिया करता है, तथा और किससे क्रिया करता है? ट्रिप्टेन नामक एंजाइम के साथ मिलकर, ट्रिप्टेन प्रकीनो बोलते हैं, ठीक है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कैल्शियम आयन और ट्रिप्टेन प्रकीनो के साथ मिलकर एंटीप्रोथाम्बिन को निष्क्रिय कर देता है। मतलब सीधी बात है कि एंटीप्रोथाम्बिन क्या हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती है। और निष्क्रिय होने के बाद एंटीप्रोथाम्बिन निष्क्रिय हो गया, तो एंटीप्रोथाम्बिन निष्क्रिय हो मतलब प्रोथाम्बिन भी निष्क्रिय हो गया, ठीक है। तो उसके बाद निष्क्रिय प्रोथाम्बिन का किस में बदलना? सक्रिय थ्रोम्बिन, प्रोथाम्बिन का किस में? निष्क्रिय प्रोथाम्बिन का थाम्बरिन में परिवर्तित होना। मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, कौन है हमारे पास? थ्रोम्बोप्लास्टिन है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है कैल्शियम आयन और तथा ट्रिप्टेन नामक एंजाइम से क्रिया करता है, उसके साथ मिलकर एंटीप्रोथाम्बिन को निष्क्रिय कर देता है। अब एंटीप्रोथाम्बिन निष्क्रिय हो गया मतलब प्रोथाम्बिन भी निष्क्रिय हो गया, और निष्क्रिय प्रोथाम्बिन है को क्या करता है? सक्रिय थाम्बरिन में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं थर्ड स्टेप में। अब हमारे पास थाम्बरिन है ना। तो सक्रिय थाम्बरिन की उपस्थिति में प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजेन, जो प्लाज्मा होती है रक्त में उपस्थित है, रक्त और प्लाज्मा हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो सक्रिय थाम्बरिन की उपस्थिति में प्लाज्मा में उपस्थित जो फाइब्रिनोजेन है, ठीक है, फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन है वह सक्रिय होकर अघुलनशील फाइब्रिन तंतुओं में परिवर्तित हो जाती है। मतलब जो फाइब्रिनोजेन है वो फाइब्रिन तंतु में परिवर्तित हो जाती है। ये तंतु कटे स्थान पर प्लाज्मा से अलग होकर, ठीक है, ये तंतु है जो फाइब्रिन तंतु है वहाँ कटे हुए स्थान पर प्लाज्मा से क्या होती है? अलग होकर आपस में मिलकर जाल बना देती हैं जो फाइब्रिन तंतु है वे, तथा इस जाल में रक्त कणिकाएं उलझकर थक्के या जेली का क्या करती है? निर्माण करती है और घाव को बंद कर देती है ताकि आगे और रक्त ना निकले, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गई। अब स्टेप को एक बार देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले रक्त चोट लगती है, रक्त का बाहर निकलती है, रक्त बाहर निकलती है, तो यहाँ पर क्या होती है? रक्त बाहर निकलने के फलस्वरूप थ्रोम्बोसाइट्स है वो वायु के संपर्क में आती है, और वायु के संपर्क में आने से वहाँ क्या होती है? टूट जाती है, और अनेक रसायन क्या करते हैं? वहाँ से निकलते हैं, रसायन निकलते हैं, तथा हमारे पास क्या बनता है? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है। इसको बार बार सुनिएगा, याद हो जाएगा। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन वो किससे क्रिया करता है? कैल्शियम आयन से क्रिया करता है, और कैल्शियम आयन से क्रिया करता है और क्या बनाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब हमारे पास थ्रोम्बोप्लास्टिन है,
ठीक है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कैल्शियम एवं ट्रिप्टोफैन प्रकरण से क्रिया करता है और क्या बनाता है, एंटीप्रोथाम्बिन। लेकिन हमको यहाँ पर एंटीप्रोथाम्बिन बनाता है नहीं बोलेंगे, एंटीप्रोथाम्बिन हो गया है हमारे पास, ठीक है। वो क्या हो जाती है, एंटीप्रोथाम्बिन क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। अब एंटीप्रोथाम्बिन निष्क्रिय हो गया मतलब कौन निष्क्रिय हो गया, प्रोथाम्बिन भी निष्क्रिय हो गया। एंटीप्रोथाम्बिन निष्क्रिय है मतलब क्या हो गया, प्रोथाम्बिन निष्क्रिय है ना। तब क्या होता है कि जो प्रोथाम्बिन है, निष्क्रिय प्रोथाम्बिन है, वो किसमें बदल जाती है, सक्रिय थाम्बिन में बदल जाती है, प्रो हट जाती है, ठीक है, थाम्बिन में बदल जाती है। अब क्या होता है, हमारे पास थाम्बिन है, तो थाम्बिन है तो क्या करता है, वो प्लाज्मा उपस्थित क्या बोले, फाइब्रिनोजन है ना, ठीक है। क्या हमारे पास है, फाइब्रिनोजन है, ठीक है। प्लाज्मा उपस्थित जो फाइब्रिनोजन है उससे क्रिया करता है और फाइब्रिन तंतु का निर्माण करती है, और फाइब्रिन तंतु का निर्माण करती है जिसका फलस्वरूप फाइब्रिन जाल का निर्माण होता है। और उसी जाल में, जो फाइब्रिन जाल में है, वो रक्त कणिकाएं क्या होने लगती है, फंसने लगती है। और रक्त कणिकाएं जब फंसने लगती है तब रक्त का क्या होता है, थक्का बन जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, रक्त का थक्का जमना, ठीक है। वो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं इसको भी बताता हूँ। हम लोग एक्चुअली में हमारा मेन पॉइंट है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे रक्त, इसी रक्त का ये पार्ट्स है, ठीक है। और रक्त कणिकाएं पढ़े थे हम लोग, उसके बाद रक्त का थक्का जमना, और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं पेशीय कुंचनशील ऊतक। अभी हम लोग पढ़े थे वो संयोजी ऊतक था, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग अभी पढ़ रहे थे रक्त, ठीक है, और लसिका। और रक्त और लसिका के बाद हम लोग पढ़े हैं रक्त का थक्का जमना, और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है रक्त का थक्का जमना के अंतर्गत रक्त और लसिका की डिटेल्स। लेकिन लास्ट में और लिखना पड़ता है कि रक्त और लसिका में क्या क्या अंतर है और क्या क्या समानताएं हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा रक्त के जस्ट बाद लसिका, ठीक है। लसिका का मैं थोड़ा सा बताया था, है ना, बहुत पहले। तो यहाँ पर अब लोग चलते हैं लसिका में। तो वहाँ से कंप्लीट हो गया रक्त, ठीक है, और रक्त कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं लसिका में, है ना। तो लसिका प्लाज्मा का तरल रंगहीन वाला एक भाग है, ठीक है, जो लसिका है वो, है ना। तो पेशी कुंचनशील ऊतक अभी नहीं जाएंगे, अभी थोड़ा सा आगे है ना। तो अभी हम लोग क्या लसिका में चलते हैं। तो लसिका प्लाज्मा का तरल रंगहीन वाला एक भाग है। रक्त वाहिनियों में दबाव के कारण, जब रक्त वाहिनियां हैं, रक्त वाहिनियां उसमें क्या पड़ती है, दबाव पड़ती है, जिसके फलस्वरूप रक्त में उपस्थित जो प्लाज्मा है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं लिम्फ लसिका, है ना, और हम लोग रक्त और प्लाज्मा पढ़ चुके हैं, है ना। तो लसिका प्लाज्मा का तरल, किसका, प्लाज्मा का तरल रंगहीन वाला भाग है। एक भाग है, इसको मत लिखना, भाग है बस लिखना, एक को काट दीजिए, ठीक है। रक्त वाहिनियों में दबाव के कारण रक्त में उपस्थित जो प्लाज्मा है ना, वह रक्त वाहिनियों से रिसकर मतलब होता है अलग होकर। कहाँ से रिसकर, रक्त वाहिनियों से। और रक्त वाहिनी में कौन है, प्लाज्मा है। पढ़ के आ रहे हैं लसिका। तो लसिका प्लाज्मा का तरल रंगहीन वाला एक भाग है। रक्त वाहिनियों में दबाव के कारण रक्त में उपस्थित जो प्लाज्मा है वह रक्त वाहिनियों से रिसकर कोशिका के अंतर कोशिकीय अवकाश में पहुंच जाता है। मतलब समझ आ रहा है आपको कि जो रक्त वाहिनियां हैं, उस रक्त वाहिनियां में कौन है, प्लाज्मा है। कौन है, प्लाज्मा। वो प्लाज्मा वो रक्त वाहिनी से क्या होते हैं, रिसकर अलग होकर क्या होती है, वो अनेक जो कोशिकाएं हमारे शरीर में है ना, ठीक है, उस कोशिका के शरीर के बीच में यहाँ पर बीच में जगह पाई जाती है, इसको बोलते हैं अंतर कोशिकीय अवकाश। क्या बोलते हैं, अंतर कोशिकीय अवकाश। ये तीन कोशिका बना रहा हूँ, तीन कोशिका के बीच में से जगह पाई जाएगा, उसको बोलते हैं अंतर कोशिकीय अवकाश, ठीक है। तब क्या होता है कि ये रक्त वाहिनियों से रिसकर कोशिका के अंतर कोशिकीय अवकाश में पहुंच जाता है, ठीक है, अंतर कोशिकीय अवकाश में पहुंच जाता है, जिसे लसिका कहते हैं। मतलब वो जो प्लाज्मा है वो क्या होती है, जब अंतर कोशिकीय अवकाश में पहुंच जाती है ना, ठीक है, अंतर कोशिकीय अवकाश में पहुंच जाती है, तब वही क्या बन जाता है, एक्चुअली में लसिका बन जाती है। लसिका में पचे हुए भोज्य पदार्थ व उत्सर्जी पदार्थ उपस्थित होते हैं। लसिका रक्त एवं कोशिकाओं के बीच सेतु का कार्य करती है। रक्त है और कोशिका दोनों के बीच सेतु मतलब जोड़ने का कार्य करती है, बांध बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो ये है लसिका। क्या है, लसिका। रक्त के बाद हम लोग क्या पढ़े, लसिका। अब लसिका, भाई लसिका भी क्लियर हो गई। अब लसिका और रक्त में थोड़ा समानताएं और असमानताएं देखते हैं। तो सिमिलरिटीज बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ्स, ठीक है, अर्थात रुधिर एवं लसिका में समानताएं। तो पहला समानताएं देख लेते हैं, क्या क्या समानताएं हैं उसको, ठीक है। चलिए, रुधिर एवं लसिका दोनों में ही WBCS पाया जाता है। WBCS मतलब वाइट ब्लड कार्पकल्स, ठीक है, जिसके कारण यहाँ दोनों ही रंगहीन होते हैं।
यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, इसको आप क्लियर कर लीजिए, है ना। यहाँ पर क्या बोला गया है, रुधिर एवं लसिका दोनों में ही WBCS पाया जाता है, जिसके कारण यह दोनों ही रंगहीन होता है। तो यहाँ पर आप इसको पॉइंट को मत लिखिए, जिसके कारण यह दोनों ही रंगहीन होता है, ये इस पॉइंट को आप लोग काट दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि रक्त है वो रंगहीन नहीं होता है भाई, है ना, क्योंकि उसमें ना हेमी पाया जाता है और वर्णक पाया जाता है, जिस कारण वो क्या होता है कि लाल कलर का होता है, ठीक है। रुधिर है वो भले प्लाज्मा और लसिका को कह सकते हैं हम लोग, है ना, रंगहीन, लेकिन यहाँ पर आप लोग रंगहीन लिखेंगे, ये गलत लिखे हैं, है ना, कि ये जो PDF में जब प्राप्त हुआ है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया बात आपको कि रुधिर एवं लसिका दोनों में ही WBCS पाई जाती है ना। चलिए, अब हम लोग चलते हैं कि दोनों में अमीनो अम्ल, यूरिया तथा लवण आदि उत्सर्जी पदार्थ उपस्थित होते हैं। दोनों में अमीनो अम्ल तो अम्ल तो होता ही दोनों में ही, ठीक है। यूरिया भी होती है और लवण भी होती है रक्त और प्लाज्मा में, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग कि दोनों में थक्का बनने की क्षमता पाई जाती है। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया, दोनों में क्या होती है, रक्त बनने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। चाहते चलते हैं कि रक्त तथा लसिका दोनों ही पोषक पदार्थ को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये होगी उसकी समानताएं। अब हम चलते हैं असमानताएं, डिफरेंट बिटवीन ब्लड एंड द लैम्फ, है ना। तो असमानताएं क्या क्या देखिए दोनों में, है ना, कि रक्त लाल रंग का होता है। अच्छा, लाल नहीं होगा तो पीला होगा, हाँ, रक्त लाल रंग का होता है। देखिए यही पास लिखा हुआ है लाल रंग का होता है, और उधर वो सबसे ऊपर में लिखी है कि रंग है, तो गलत लिखी है ना, ठीक है। ये PDF वाले, ओके। ये ऐसा टॉपिक है जिसको मैंने राइटिंग नहीं करी है। जितने भी मेरे वीडियो बनता है उसमें मैंने खुद का राइटिंग आपको दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर आजकल कुछ प्रॉब्लम होती है लिखने में मुझे, है ना, इसलिए मैंने दूसरे के अक्षर का यूज़ किया है, ठीक है। तो रक्त लाल रंग का होता है तथा लसिका रंगहीन होती है, ये उसका अंतर। दूसरा, लसिका में RBCS नहीं पाया जाता है, जबकि रक्त में RBCS पाया जाता है, ये तो क्लियर है, हमको पता ही है। लसिका में रक्त की अपेक्षा अधिक मात्रा में CO2 तथा वर्ज्य पदार्थ उपस्थित होते हैं। लसिका में रक्त की अपेक्षा O2 कम मात्रा में उपस्थित होती है। ये सब इसका क्या हो गया, अंतर, नॉर्मल्स, ठीक है। तो वहाँ से कंप्लीट हो गया आपका संयोजी ऊतक। मैं बोला था कि पेशी कुंचल से ऊतक पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पेशी कुंचल से ऊतक, है ना। तो आगे हमारा पॉइंट आता है पेशी कुंचलशील ऊतक। श्वेत या लाल कोशिकाओं का बना, ठीक है, मायोसिन एवं एक्टिन नामक प्रोटीन का बना होता है। कौन बना होता है, पेशी ऊतक, है ना। तो लाल या श्वेत या लाल कोशिकाओं का बना, ठीक है, वह विशिष्ट ऊतक, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रही, देखिए कि श्वेत तथा लाल कोशिकाओं का बना मायोसिन एवं एक्टिन नामक प्रोटीन का बना होता है। तो कौन बना होता है है ना। इसको एकदम कंप्लीट लिखना है। कैसे लिखना है कि श्वेत अथवा लाल, या को हटाना है आपको जी, अथवा डालना है, क्या डालना है, अथवा। तो श्वेत अथवा लाल कोशिकाओं का बना वह विशिष्ट ऊतक, ठीक है, वह विशिष्ट ऊतक, यहाँ पर ऐसे डालना है, और वह विशिष्ट ऊतक जो कि मायोसिन एवं एक्टिन नामक प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। क्लियर हो गई बात कि श्वेत अथवा, इसको या को नहीं लिखना है, श्वेत अथवा लाल कोशिकाओं का बना वह विशिष्ट ऊतक जो मायोसिन एवं एक्टिन नामक प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तथा ये अल्प अधात्री वाले होते हैं, अधात्री मैट्रिक्स, ठीक है, अल्प अधात्री वाले होते हैं एवं शरीर के विभिन्न अंगों के गत्यात्मकता प्रचलन को निर्धारित करता है। पेशीय कुंचलशील ऊतक कहलाता है या कहलाते हैं। तो ये क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, कि श्वेत अथवा लाल कोशिकाओं का बना वह विशिष्ट ऊतक जो कि मायोसिन एवं एक्टिन के नामक प्रोटीन का बना होता है तथा ये अल्प अधात्री वाले होते हैं एवं शरीर के विभिन्न अंगों के गत्यात्मकता अंगों को, है ना, शरीर के विभिन्न अंगों के
गत्यात्मकता प्रचलन को निर्धारित करता है, पेशी कुंचनशील ऊतक कहलाता है। ठीक है, पेशी ऊतक के प्रकार देखते हैं हम लोग। तो पेशी ऊतक के प्रकार देखते हैं, अरेखित, है ना। तो इसको सिंपल हम लोग बोलेंगे तो अनैच्छिक जो पेशियाँ होती है उसी के अंतर्गत आती हैं, जो हमारे इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करती है। तो इसका डिटेल देखिए, थोड़ा डिटेल करना है, ज़्यादा नहीं करना है, कि इस प्रकार के ऊतक के पेशी कोशिकाएं या पेशी तंतु आपस में सटे रहते हैं। ठीक है ना। जो पेशी तंतु आपस में क्या होते हैं, सट रहते हैं। इनकी लंबाई लगभग 0.02 मिलीमीटर तथा इसकी चौड़ाई है 0.6 मिलीमीटर होता है। इसका केंद्रक अंडाकार होता है। अंडाकार मतलब ऐसे गोल नहीं होता है, थोड़ा सा अंडाकार होता है। ठीक है, इसमें कोशिकाओं के अंदर कोशिका द्रव्य भरी होती हैं, ये भी क्लियर है, जिसे सर्कोप्लाज्मा कहते हैं। इनके अंदर जो कोशिका द्रव्य भरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कोप्लाज्मा कहते हैं। इस प्रकार का ऊतक आहार नाल, मूत्राशय, पित्ताशय, रुधिर वाहिनियों, श्वास नली आदि की दीवारों में पाई जाती है। मतलब ये जो अरेखित पेशी है वो कहाँ पाई जाती है, आहार नाल, मूत्राशय, पित्ताशय, रुधिर वाहिनियाँ, श्वास नली आदि की दीवारों में पाई जाती है, जो कि अनैच्छिक रूप से गति करती है। इसी कारण इसे अनैच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं। जो अरेखित पेशी उसको अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो आहार नाल की दीवार है या पित्ताशय, वहाँ पर जो कार्य होती है उसको मनुष्य के इच्छा के अनुरूप नहीं होती है, याद रखना। ठीक है, चलिए ये अरेखित पेशियाँ हैं। दूसरा जाते हैं हम लोग रेखित पेशी ऊतक। इसका भी सिंपल डिटेल है, देखिए कि इस प्रकार के पेशी ऊतक उन अंगों पर होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर इच्छा के अनुरूप गति करने की क्षमता रखते हैं। सीधी बात यह है कि ऐसे पेशी होती है जो कि हमारे इच्छा के अनुरूप कार्य करती है, ऐच्छिक पेशियाँ कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के पेशी ऊतक उन अंगों पर होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर इच्छा अनुरूप गति करने की क्षमता रखते हैं, अतः इन्हें ऐच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं। इस प्रकार की पेशियों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं चारों ओर से एक आवरण से ढका होता है, जिसे सर्कोलेमा कहते हैं। वो सर्कोप्लाज्मा था, ये सर्कोलेमा के बारे में बात कर रही हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कोलेमा। ठीक है, क्लियर हो गई। सर्कोलेमा कोशिका द्रव्य से भरा रहता है, जिसे सर्कोप्लाज्मा कहते हैं। सर्कोलेमा है वो कोशिका द्रव्य से भरी होती है, इसलिए इसको कहते हैं सर्कोप्लाज्मा। तथा द्रव्य से बने होने के कारण उसको, द्रव्य जब भरा रहता है तो पूरा कोशिका के अंदर, तो उसको प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा झील लीजिए उसके ऊपर भाग को, लेकिन ये सर्कोलेमा कोशिका द्रव्य से भरा रहता है, इसीलिए जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कोप्लाज्मा कहते हैं। सर्कोप्लाज्मा में अनेक धागों के समान पेशी तंतुक स्थित होते हैं। संरचनात्मक रूप से प्रत्येक तंतुक में अनेक गड्ढे व हल्की पट्टियाँ मिलती हैं, गाढ़ी व हल्की पट्टियाँ मिलती है या पाई जाती है। यह रेखी पेशी ऊतक। ठीक है, आपको कुछ इस तरह से संरचनाएं दिखाई देगी रेखी पेशी ऊतक में। चलिए इसमें रेखी पेशी ऊतक है ना, उस रेखी पेशी ऊतक का अलग से डिटेल्स होती है, उस डिटेल्स को दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी कल उस रेखी ऊतक के बारे में ही बस पढ़िए। ठीक है, उसका डिटेल मैं अभी नहीं बता पाऊँगा और या नहीं बताऊँगा यहाँ पर। ठीक है, तो उसका जो कितने बैंड होते हैं वो दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। अभी हम चलते हैं तीसरा नंबर में, हृदय पेशी ऊतक में। ठीक है, इस प्रकार के पेशी ऊतक से हृदय की दीवार निर्मित होती है। मतलब हृदय की दीवारें वो हृदय पेशी ऊतक की बनी होती हैं। इस प्रकार के ऊतक संरचनात्मक रूप से रेखी पेशी ऊतक की तरह ही होते हैं तथा क्रियात्मक रूप से अरेखित पेशी ऊतक की तरह। मतलब संरचना है वो रेखी पेशी ऊतक की तरह रहता है और क्रिया है वो अरेखित पेशी ऊतक की तरह रहता है। मतलब इसमें हमको इच्छा के अनुरूप हम लोग कार्य नहीं कर सकते, है ना। चूँकि यहाँ हृदय की दीवारें पाई जाती है इसलिए इसको हृदय पेशी ऊतक कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है आपका पेशी या कुंचनशील ऊतक। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे तंत्रिका ऊतक। तो आगे के लिए आप लोग देखिएगा।